हेलो एवरीवन। बच्चे सभी लोग कैसे हो बताओ, कैसे हैं सभी लोग? सब बढ़िया होंगे आई होप। ठीक है, तो अपन लोग जूलॉजी की क्लास स्टार्ट करने वाले हैं। आज का टॉपिक अपना क्या है बच्चे? ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। ठीक है क्या बच्चे? ये चैप्टर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और बड़ा भी है। ठीक है, इसलिए अपन ने इस क्लास को ना 3 क्लास में डिवाइड किया है इस चैप्टर को। ठीक है, तो जो तुम्हें पहली क्लास है ना वो यूट्यूब चैनल पे अपने पे रिकॉर्डेड मिल जाएगी। आज की क्लास अपनी लाइव है और कल अपन पढ़ेंगे इसका ड्रग्स वाला पार्ट। वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जिसके अंदर अपने कैनाबिनोइड्स आते हैं, ड्रग अब्यूज़ आएगा। ठीक है, और कुछ साइकिल्स देखेंगे। ठीक है क्या? तो सभी लोग रेडी है बच्चे? सभी लोग रेडी है एकदम? पढ़ाई शुरू करें? ठीक है क्या? आई होप सब लोग बढ़िया से होंगे। पढ़ रहे हो क्या, या नहीं कर रखी पढ़ाई तुमने शुरू? हाँ, चलो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं अपने। ठीक है, तो अपना चैप्टर है ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ और अपन क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। इंटरफेरॉन्स आर सिक्रीटेड बाय। बच्चे पहला क्वेश्चन क्या है? इंटरफेरॉन्स आर सिक्रीटेड बाय। है कि नहीं है? दिख रहा है क्या क्वेश्चन? सबको नज़र आ रहा है? सबकी स्क्रीन पे क्लियर है बच्चे? एक बार देखो ध्यान से। सबकी स्क्रीन पे क्लियर है क्या बच्चे? क्लियर है सबको? सारा क्वेश्चन क्लियर होंगे आई होप। ठीक है, तो जो अपनी पहला क्वेश्चन है, इंटरफेरॉन्स आर सिक्रेटेड बाय। देखो पहला ऑप्शन क्या है? लिवर, स्प्लीन, वायरस इन्फेक्टेड सेल्स, लिम्फोसाइट्स। बच्चा ये कितना सिंपल क्वेश्चन है। जिन सेल्स को वायरस इन्फेक्ट करते हैं वही तो इंटरफेरॉन्स निकालते हैं ना बच्चे। इंटरफेरॉन्स कौन निकालेगा? जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स होंगे वही तो इंटरफेरॉन्स निकालेंगे। ठीक है क्या? तो इसका आंसर क्या आएगा? वायरस इन्फेक्टेड सेल्स। अच्छा एक बात बताओ, इंटरफेरॉन्स अपने कौन सी मीडिएटेड इम्यूनिटी में आते हैं बताओ? अपने इन्नेट इम्यूनिटी के कौन से बैरियर्स में आते हैं बताओ? इन्नेट इम्यूनिटी में तो आते हैं ये, लेकिन बैरियर्स में कौन से में आते हैं ये बताओ? इन्नेट इम्यूनिटी के कौन से बैरियर में आते हैं इंटरफेरेंस? साइटोकाइनिन बैरियर्स में आते हैं क्या? साइटोकाइन बैरियर्स में आएगा? ठीक है, क्लियर है सभी को? तो अपन आगे बढ़े नेक्स्ट क्वेश्चन पे। Which of the following is used in the production of the recombinant hepatitis B vaccine? बच्चे क्वेश्चन कितना सिंपल है कि जो हमारी हेपेटाइटिस बी की जो वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी की जो हमारी वैक्सीन है, उसको बनाने के लिए हमने किसको काम में लिया इनमें से? देखो ये अपनी एनसीईआरटी की लाइन है। ई कोलाई को हमने काम में लिया नहीं है। ठीक है, स्टेप्टोकोकस को नहीं, हमने काम में लिया है ईस्ट को। बच्चे माइक्रोस्पोरम फंजाई का पार्ट है। ठीक है, क्या हमने इसको काम में लिया था? हमने इसको भी काम में नहीं लिया था। तो अपन ने काम में क्या लिया था? ईस्ट को काम में लिया था हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन बनाने में। क्लियर है क्या सभी को? ठीक है, जो भी डाउट्स हो बच्चे कमेंट्स में लिखते जाना। ठीक है क्या? अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखो द इम्यून सिस्टम कंप्राइजेज, जो अपना इम्यून सिस्टम है उसमें क्या क्या है बच्चे? इम्यून सिस्टम के दो ही पार्ट है, ह्यूमरल इम्यूनिटी। पहला ऑप्शन क्या है? ह्यूमरल एंड फाइब्रस सिस्टम। नहीं, ये तो नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन क्या है? ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड सिस्टम। ठीक है, तीसरा ऑप्शन क्या है? एंटीजन, चौथा लिम्फोसाइट। अब अपन इसका आंसर देखते हैं पहले तो। बच्चे ये तो सबको पता होगा, ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी तो होती है अपने। CMI कौन रेगुलेट करता है? टी सेल्स। CMI कौन रेगुलेट करेगा? टी सेल्स। ठीक है क्या? ह्यूमरल मीडिएटेड इम्यूनिटी कौन रेगुलेट करता है? ह्यूमरल वाली कौन रेगुलेट करता है? बी सेल्स। बी सेल्स। ठीक है, जो अपनी मेमोरी रिलेटेड इम्यूनिटी को रेगुलेट करते हैं। ठीक है, कि हमें किसी एंटीजन के बारे में याद रखना है कि अगर दोबारा वो एंटीजन आए तो हमारी जो बॉडी है उसका सामना ढंग से कर पाए। ठीक है क्या? तो इसका आंसर क्या आएगा? ह्यूमरल एंड सेल मीडिएटेड सिस्टम। ठीक है, सबको क्लियर है? समझ आ रहा है क्या सबको? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए। ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कॉज एड्स बाय अटैकिंग ए टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल। बच्चे बहुत सिंपल क्वेश्चन है कि जब HIV हमारे किसी पर्सन को इन्फेक्ट करेगा तो वो किसको इन्फेक्ट करता है? HIV वायरस। ठीक है क्या? वो CD4 रिसेप्टर सेल्स को अफेक्ट करता है। देखो बच्चे कैसे करेगा, तुम्हें पता है अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि जो अपने HIV वायरसेस हैं क्या करते हैं? वो सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करते हैं बताओ? कमेंट्स में बताओ, सबसे ज़्यादा किसको अफेक्ट करते हैं? बताओ, सोचो कौन कौन से सेल्स हैं किसको अफेक्ट करते हैं बताओ? मैक्रोफेज को करते हैं, हेल्पर टी लिम्फोसाइट्स को करते हैं, किसको करते हैं बताओ? बच्चा जो HIV फैक्ट्री की तरह वर्क करेगा वो क्या होगा? मैक्रोफेज होगा।
ठीक है क्या? HIV फैक्टर की तरह वर्क कौन करेगा? मैक्रोफेज करेगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा जो अफेक्ट होगा, यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, कौन से WBC को कौन अफेक्ट कर देगा? CD4 रिसेप्टर सेल्स को अफेक्ट करता है वो, ठीक है। इसको याद कर लो, रट लो इसको एकदम बढ़िया से, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एलिफेंटियासिस इज कॉज्ड बाय, बच्चा एलिफेंटियासिस कई बार बताया, ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, ये तो पहले भी करा हुआ है अपना। इसको फिलियरल वॉल कॉज करता है, कौन? फिलियरल वॉर्म्स। फ्लैट वॉर्म्स नहीं, टेप वॉर्म्स नहीं, नन ऑफ द अबव हो नहीं सकता, फिलियरा वॉर्म्स, ठीक है। एलिफेंटियासिस कौन करता है? फिलियरल वॉर्म्स करते हैं, ठीक है क्या। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कार्सिनोमा अराइजेज फ्रॉम द, कार्सिनोमा बच्चे, कार्सिनोमा तो एपिथेलियल सेल्स में ही तो होते हैं। कार्सिनोमा कहाँ होते हैं? एपिथेलियल सेल्स में। बोन मैरो से नहीं। पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स, इसका मतलब क्या होता है कि सेल्स के अंदर पिगमेंट है, क्या कहना चाह रहा है कि सेल्स के अंदर पिगमेंट्स है? नहीं, यहाँ पे ऐसा नहीं है, पिगमेंट कंटेनिंग सेल्स के कारण कार्सिनोमा नहीं होता। इसका आंसर आएगा एपिथेलियल सेल्स, ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वायरल डिजीज? डिप्थेरिया, सेकंड ऑप्शन है फिलियरियस, थर्ड ऑप्शन है लेप्रोसी, फोर्थ क्या? इन्फ्लुएंजा। बच्चे ये क्वेश्चन अपन ने कल भी सॉल्व किया था, रिकॉर्डेड क्लास में देखना आप लोग। इन्फ्लुएंजा जो है वायरल डिजीज है यहाँ पे, इन्फ्लुएंजा, लेकिन इसके 2-3 एग्जाम्पल अच्छे से याद कर लो, आपके क्वेश्चन आता है। मम्स भी वायरल डिजीज है, इन्फ्लुएंजा, ठीक है। 2-3 एग्जाम्पल बहुत अच्छे से याद कर लो, ठीक है क्या। ये क्या है? बैक्टीरियल डिजीज है, लेप्रोसी वगैरह, ठीक है। तो अपने मम्स, इन्फ्लुएंजा, 2-3 डिजीज के अच्छी तरह एग्जाम्पल याद कर लो, ये पूछा जाता है, ठीक है, कि वायरल डिजीज कौन सी है, बैक्टीरियल कौन सी है, ठीक है क्या। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए बच्चे। ये तो इजी क्वेश्चन चल रहा है, इनको तो फटाफट कर लेते हैं, फिर अपने जो शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे उनको अपन और ज़्यादा एक्सप्लेन करके पढ़ेंगे, ठीक है क्या। समझ में आ रहा होगा, आई होप। ये अपना मैचिंग टाइप क्वेश्चन है, ठीक है। कैसा क्वेश्चन है अपना? मैच द फॉलोइंग। बच्चे एक बार क्वेश्चन देखो और अपने कमेंट सेक्शन में आंसर लिखो, क्या क्या है इसके आंसर, लिखो, बताओ क्या क्या हो सकता है। ए का क्या आएगा, बी का क्या आएगा, सी का क्या आएगा, डी का क्या आएगा, बताओ क्या क्या हो सकते हैं इसके आंसर्स। देखो, टाइफाइड कर रहे हो क्या तुम लोग? सॉल्व कर रहे हो क्या? देखो, टाइफाइड है, कौन कॉज करता है टाइफाइड को? इन चारों ऑप्शंस में से प्रोटोजोन करता है, सैल्मोनेला करता है, स्केलमिन्स करता है, माइक्रोस्पोरम करता है। तो बच्चा टाइफाइड कौन कॉज कर रहा है अपना? सैल्मोनेला टाइफी, सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है, यही कॉज करता है ना। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? सैल्मोनेला, ठीक है। एलिफेंटियासिस, एस्केलमिन्स, फिलियरल वॉर्म किस में आते हैं? एस्केलमिन्स में आते हैं, तो इसका आंसर क्या आएगा? एस्केलमिन्स। रिंग वॉर्म, बच्चे रिंग वॉर्म तो फंजाई कॉज करते हैं, माइक्रोस्पोरम, माइक्रोस्पोरम ग्रुप के फंजाई कॉज करते हैं ना। मलेरिया प्रोटोजोन कॉज करता है, फेल्सीफेरम, प्रोटोजोन कॉज करेगा मलेरिया, तो ये तो सबको पता होगा, मलेरियल पैरासाइट प्रोटोजोन होता है। तो देखो ए का 2 है, तो ए का 2 देखो किस में दे रखा है, सेकंड, फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन तो वैसे चलेंगे। बच्चा ये जो तुम्हारे एमसीक्यू करने का एक तरीका सीख लो, एलिमिनेशन राउंड। एलिमिनेशन में ये देखना है कि यार पहले ऑप्शन से 2 ऑप्शन तो वैसे एलिमिनेट हो गए, क्यों? क्योंकि ए का 2 नहीं दे रखा, अपने पास 2 ऑप्शन बचे हैं, थर्ड और फोर्थ। अब अपन सेकंड ऑप्शन से देख लेंगे, बी का क्या आ रहा है? थर्ड आ रहा है, तो अपने फोर्थ वाले में तो बी का 4 है, इसलिए अपना आंसर क्या होगा? थर्ड वाला, ठीक है क्या। इस क्वेश्चन को बहुत अच्छे से देख लो बच्चे, इसके क्वेश्चन के आने की संभावना बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो अपन आगे बढ़े, क्या सबको समझ आ रहा है? क्लियर एकदम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए बच्चा, नेक्स्ट पे आए, चलो नोट डाउन कर लो, कोई कर रहा है तो कर लो, ये सारे नोट डाउन कर लो, अच्छे क्वेश्चन से आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं, कर लिया क्या? चलो, डाइएसिटिल मॉर्फिन इज ऑल्सो कॉल्ड एज, डाइएसिटिल मॉर्फिन, बच्चा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, तो सोच के बताओ, सोच के बताओ कमेंट्स में। डाइएसिटिल मॉर्फिन, अच्छा क्वेश्चन है, तो स्मैक को ही तो बोलते हैं बच्चा, इसमें तो सोचना ही नहीं है। डाइएसिटिल मॉर्फिन, स्मैक किससे मिलता है अपन को? ये स्मैक किससे बनाते हैं बच्चा? किससे प्राप्त होगा? पॉपी प्लांट से, पॉपी प्लांट से। और पॉपी प्लांट के कौन से पार्ट से? लेटेक्स से, पॉपी प्लांट के लेटेक्स से। सबको क्लियर है क्या? क्लियर है सबको? क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या? हाँ, अगले क्वेश्चन पे आ जाए फटाफट। चलो अगला क्वेश्चन फिर से मैच द फॉलोइंग टाइप है, देखो क्वेश्चन का एक बार ध्यान से। क्या क्वेश्चन है? लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से अपन को
मिलाना है, ठीक है। साइटोकाइन बैरियर, बच्चे कौन से होते हैं साइटोकाइन बैरियर? अभी बताया मैंने, साइटोकाइन बैरियर्स वो होते हैं जो इंटरफेरोन्स होते हैं ना, तो अपने जो वायरस इन्फेक्टेड सेल्स हैं वो क्या निकालेंगे, इंटरफेरेंस निकालेंगे, जिससे क्या होगा, अपने जो नॉर्मल सेल्स हैं ना वो अलर्ट हो जाएंगे, ठीक है। वो केमिकल है, एक ऐसा केमिकल है कि जो वायरस इन्फेक्टेड जो सेल्स हैं वो उस केमिकल को निकालेंगे, ठीक है। और वो केमिकल क्या है, इंटरफेरोन्स है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, जो बाकी नॉर्मल सेल्स है ना वो अलर्ट हो जाएंगे, जो अपने नॉर्मल सेल्स है ना वो अलर्ट हो जाएंगे, ठीक है। तो ये क्या करेगा, अलर्ट कर देगा नॉर्मल सेल्स को, तो बाकी सेल इन्फेक्ट होने से बच सकते हैं, ठीक है। तो साइटोकाइन बैरियर का आंसर तो क्या हो जाएगा, इंटरफेरॉन। सेकंड ऑप्शन अपना है सेल्यूलर बैरियर। सेल्यूलर बैरियर कौन से बताओ, ये मैंने पहले भी बताया हुआ है, जब हमने पेपर सॉल्व किया था ना, मॉडल पेपर, पहले बताया हुआ है। न्यूट्रोफिल्स मैक्रोफेजेस ही तो है बच्चा सेल्यूलर बैरियर। कौन कौन से हैं, न्यूट्रोफिल और सेल्यूलर बैरियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट ऑप्शन देखो फटाफट से, क्या हो सकता है इसका आंसर, देखो नेक्स्ट ऑप्शन। फिजियोलॉजिकल बैरियर कौन सा होता है बताओ, फिजिकल, इसमें बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं, फिजियोलॉजिकल और फिजिकल। देखो बच्चे ऐसे याद कर लो, फिजिकल बैरियर है तो मतलब हम फिजिकली देख रहे हैं, फिजिकली कौन सी चीज हमारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर आने से रोकेगी। तो सबसे पहले तो हमारे पास स्किन है ना, स्किन ही तो रोकेगी ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अंदर आने से, ठीक है क्या। तो सबसे पहले फिजिकल बैरियर का एग्जाम्पल क्या हो गया, स्किन हो गया क्या बच्चे, स्किन हो गया क्या, देखो तो फिजिकल बैरियर का एग्जाम्पल क्या है, अच्छा सा क्या है बताओ, स्किन हो गया क्या, ठीक है। अब फिजियोलॉजिकल जो बैरियर है उसका एग्जाम्पल क्या होगा, फिजियोलॉजिकल बैरियर का एग्जाम्पल क्या हो गया, म्यूकस कॉटिंग ऑफ रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, और भी आते हैं इसके अंदर, क्या क्या आएगा, जीआईटी ट्रैक्ट के अंदर जो म्यूकस कॉटिंग है, ठीक है क्या, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर जो अपनी म्यूकस कॉटिंग है, ठीक है क्या, रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट के अंदर जो अपनी म्यूकस कॉटिंग होती है, ठीक है क्या, होती है ना म्यूकस कॉटिंग, ठीक है क्या, समझ में आ रहा है। जो म्यूकस कॉटिंग होती है वो सारे किसके अंदर आएंगे, फिजियोलॉजिकल बैरियर के अंदर। अब अपन ऑप्शंस देख लेते हैं, साइटोकाइन बैरियर मतलब ए का सेकंड आंसर, ठीक है। तो बच्चा इसका जो ऑप्शन है अपने, देखो तीनों ऑप्शन अपने आप एलिमिनेट हो गए, ए का सेकंड इसी का दे रखा है, बाकी तीनों ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गए, ध्यान से देख लो, सब में ए का थर्ड दिया हुआ है, ठीक है क्या, दिख रहा है सबको, समझ आ रहा है बच्चे, समझ आ रहा है क्या, ए का फर्स्ट में ही दिया हुआ है और किसी में ए का सेकंड नहीं दिया हुआ, एलिमिनेशन राउंड यहाँ पे अच्छे से काम कर गया। बाकी तीनों जिसको नहीं भी आते होंगे ना वो भी ए के हिसाब से सारे आंसर निकाल लेगा एमसीक्यू के, ठीक है क्या, कितनी इजी ट्रिक है एलिमिनेशन वाली, हाँ समझ आ रही है सबको, अगले पर आए। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट है, ध्यान से देखना है, ठीक है क्या, समझ में आ रही है। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, देखो पहले क्वेश्चन देखते हैं अपन, देखो स्टेटमेंट वन क्या है, autoimmune disorder is a condition where body defense mechanism recognize its own cells as foreign bodies, ठीक है क्या, स्टेटमेंट वन एंड स्टेटमेंट टू क्लियर नहीं आ रहा, ठीक है रुको, अब आ रहेगा क्लियर बच्चे, क्वेश्चन दिख रहा है, अब दिख रहा है बच्चे क्वेश्चन, अब तो दिख रहा होगा, अब आ रहा है, क्लियर आ रहा है क्या, चलो कोई नहीं, अब आ रहा है। Given below are two statements. Autoimmune disorder is a condition where body defense mechanism recognize its own cell as foreign body. क्या बोलना चाह रहा है, ऑटोइम्यून डिसऑर्डर में बॉडी डिफेंस मैकेनिज्म अपने सेल और फॉरेन बॉडी को डिफरेंशिएट कर पाता है क्या, उनको अलग अलग समझ पाता है क्या, नहीं होता बच्चे ऐसा। ऑटोइम्यून डिसऑर्डर होता क्या है, जब बॉडी डिफरेंशिएट ना कर पाए, क्या ना कर पाए, जब बॉडी कैन नॉट डिफरेंशिएट cannot differentiate between self cell and non self cell, किस किस में डिफरेंशिएट नहीं कर पा रही, सेल्फ सेल एंड नॉन सेल्फ सेल, यही तो है ना ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, यही तो है ना, यही है क्या ऑटोइम्यून डिसऑर्डर, देखो तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर यही है क्या, ध्यान से देख लो, याद कर लो इसे ढंग से, ध्यान से देखो, कुछ डाउट है तो लिखो बच्चा कमेंट में,
क्या डाउट है बताओ, देखो एक बार, देख रही हूँ मैं कमेंट्स, बताओ है क्या कुछ डाउट, बताओ 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 फटाफट, ठीक है क्या। तो ऑटोइम्यून डिसऑर्डर अपना क्या है, जहां बॉडी सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल के बीच में डिफरेंस नहीं कर पा रही। अपना ऑप्शन क्या था कि वो डिफ्रेंशिएट कर पा रही है। रिकॉग्नाइज मतलब पहचानना, रिकॉग्नाइज मतलब क्या है, पहचानना। रिकॉग्नाइज मतलब क्या है बच्चे, पहचानना। ठीक है क्या। तो स्टेटमेंट 1 तो इनकरेक्ट हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट क्या है, रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज ए कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ सेल। बच्चा एक बात मैंने तुम्हें बताई थी, रूमेटॉइड जो आर्थराइटिस है, जो ये डिजीज है ना, रूमेटॉइड आर्थराइटिस डिजीज, ये अपनी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। कैसी डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है, ठीक है। ये अपनी ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। ठीक है क्या, ये अपनी कैसी डिसऑर्डर है, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है। समझ में आ रही है सबको, आ रही समझ में। ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है कि नहीं है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, अभी भी किसी को डाउट है क्या इस चीज में, बताओ कमेंट्स में लिखते रहो। देखो सेकंड ऑप्शन क्या है, सेकंड ऑप्शन देखो, स्टेटमेंट 1 इज, एक सेकेंड, फर्स्ट ऑप्शन अपना है स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट। बच्चा ये बोलना चाह रहा है रूमेटॉइड आर्थराइटिस इज अ कंडीशन वेयर बॉडी डज नॉट अटैक सेल्फ हेल्प। बच्चा जब वो ऑटोइम्यून डिजीज है तो वो सेल्फ सेल को तो अटैक करेगी, तो ये स्टेटमेंट भी हो गया गलत, ये भी हो गया गलत। तो आंसर क्या आएगा, स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट, स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये तो गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट, ये भी गलत हो गया। बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर इनकरेक्ट, ये होगा थर्ड ऑप्शन आंसर होगा, क्योंकि दोनों ही स्टेटमेंट गलत है। क्योंकि ऑटो इम्यून डिजीज में सेल्फ सेल और नॉन सेल्फ सेल इन दोनों में डिफ्रेंशिएट नहीं हो पाता। और रूमेटॉइड आर्थराइटिस जो डिजीज है, कैसी डिजीज है वो, ऑटो इम्यून डिजीज है, तो कैसे सेल्फ सेल डिफ्रेंशिएट हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे ना। चलो अगले पे क्वेश्चन पे आते हैं। इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन स्टूमुलेंट। बच्चा स्टूमुलेंट का एग्जाम्पल बताना अपन को, स्टूमुलेंट का एग्जाम्पल बताना है, अपनी एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये बच्चा, इसका रट लो इसको। एम्फिटामिन एक बहुत अच्छा स्टूमुलेंट होता है, इज अ गुड स्टूमुलेंट, एम्फिटामिन इज अ गुड स्टूमुलेंट, ठीक है क्या। एम्फिटामिन कैसा स्टूमुलेंट है बताओ, एम्फिटामिन कैसा स्टूमुलेंट है, गुड स्टूमुलेंट है ना। चलो अगले पे आते हैं। बोथ बी एंड टी lymphocytes आर प्रोड्यूस इन द बोन मैरो, however only the T lymphocyte travel to the blank and mature there। बच्चा कल मैंने बताया था कि B एंड T सेल कहाँ बनते हैं, कहाँ बनते हैं बताओ। चलो अगले पे देख लेते हैं, यहाँ छोड़ो अगले पे देखते हैं। B और T सेल कहाँ बनते हैं, B सेल एंड T सेल कहाँ बनते हैं, बोन मैरो में। कहाँ बनेंगे, बोन मैरो में। लेकिन ये मैच्योर अलग अलग जगह होते हैं, होते हैं क्या, मैच्योर अलग अलग जगह होते हैं ना, समझ में आ रहा है सबको। मैच्योर अलग अलग जगह होते हैं। बी सेल और टी सेल की डिफरेंशिएशन क्या है, बी सेल मैच्योर होगा बोन मैरो में, ऐसे याद रख लो। बी सेल बी से स्टार्ट हो रहा है तो ये बोन मैरो में मैच्योर होगा, ठीक है क्या, समझ में आ रहा है। बी सेल बोन मैरो में मैच्योर होगा। टी सेल टी से याद रख लो, थाइमस में मैच्योर होगा, ठीक है क्या, थाइमस में मैच्योर होगा। कहाँ मैच्योर होगा ये बोन मैरो में होगा, और ये कहाँ होगा, थाइमस में, ठीक है क्या, समझ आ रहा है क्या, सबको क्लियर है एकदम। देखो एक बार अपने बोर्ड पे देखो, ये चीज़ मैं कई बार बता चुकी हूँ पहले, ध्यान से देखो एक बार। अगले पर आ जाएंगे बच्चे, अगला क्वेश्चन। Ascaris lumbricoids is a species of parasitic roundworm that involves in Ascaris lumbricoids। बच्चा क्या कॉज करता है, पहली बात तो एस्केरिस क्या करेगा, एस्केरियासिस डिजीज कॉज करेगा। कौन सी डिजीज कॉज करेगा, एस्केरियासिस करेगा क्या, एस्केरियासिस कॉज करेगा, ठीक है। और ये लिव्स कहाँ रहता है, ह्यूमन में रहता है बच्चे, राउंड वॉर्म ह्यूमन में रहता है, राउंड वॉर्म
कहाँ रहेगा, ह्यूमन में रहेगा, वहाँ अपनी लाइफ साइकिल पूरी करेगा और कौन सी डिजीज कॉज करेगा, एस्केरियासिस। ठीक है क्या, क्लियर है क्या सबको? अगले पर आए, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज हैज बीन इरेडिकेटेड। ये क्वेश्चन सब तुम बताओगे, बताओ कमेंट्स में बताओ, कौन सी डिजीज इरेडिकेट कर दी गई है। मतलब इरेडिकेट का मतलब है खत्म कर दी गई है, मोस्टली तौर पे, मतलब मैक्सिमम ये खत्म कर दी गई है। बताओ, स्मॉल पॉक्स भी मोस्टली खत्म कर दिया गया है, रिंडर पेस्ट भी, पोलियो भी। इसका आंसर आएगा ऑल ऑफ द अबव। तुम्हें पता है ना पोलियो का कितने मास लेवल पे वैक्सीनेशन होता है, ठीक है, कितने मास लेवल में वैक्सीनेशन है पोलियो का, ठीक है क्या, बच्चों को दी जाती है ना डोजेज। तो आपको ये ध्यान रखना है कि स्मॉल पॉक्स, रिंडर पेस्ट और पोलियो, इन डिजीज को हमने मोस्टली इरेडिकेट कर दिया गया। इनको रट लो, ये तीनों नाम ध्यान से याद कर लो इनको बढ़िया से। ये एग्जाम्पल तुमसे पूछे जा सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन में, कि कोई 3 डिजीज या 2 डिजीज के नाम बताओ जो इरेडिकेट कर दी गई है बाय वैक्सीनेशन, वैक्सीनेशन के मोड से इरेडिकेट कर दी गई है। ठीक है क्या, अगले पर आते हैं। विच, अब अपने क्वेश्चंस आ गए बच्चा, अपने एमसीक्यूज पूरे हो गए, ठीक है, अब अपन क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। विच पैथोजेनिक वायरस वुड म्यूटेट फास्टर, आ रही है आवाज सबको? विच पैथोजेनिक वायरस वुड म्यूटेट फास्टर, वन विद डीएनए और आरएनए। बच्चा एक बात बताओ कि डीएनए और आरएनए में से सबसे अच्छा जो मैकेनिज्म है, रिपेयर मैकेनिज्म किसका है, डीएनए का है फिर आरएनए का? बताओ तुम कमेंट्स में बताओ, डीएनए का है या फिर आरएनए का है? कुछ बच्चे कर तो रहे कमेंट्स, आरएनए, डीएनए, ठीक है। और सोचो बच्चे, और सोचो। देखो सबसे अच्छा जो रिपेयर मैकेनिज्म है ना, वो डीएनए का है। किसका है? डीएनए का। आरएनए से ज्यादा है बच्चे, आरएनए से ज्यादा अच्छा रिपेयर मैकेनिज्म है डीएनए का, ठीक है। तो विच पैथोजेनिक वायरस वुड म्यूटेट फास्टर, जिसके पास, अभी क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि कौन सा वायरस ज्यादा जल्दी म्यूटेट होगा, ठीक है। क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है कि एक वायरस है, मेरे पास ये वायरस 1 है, क्या है मेरे पास, ये मेरे पास वायरस 1 है, ठीक है, और ये मेरे पास वायरस 2 है, मान लो ये मेरे पास वायरस 2 है। या फिर आप ऐसे मान लो कि जो ये वायरस 1 है इसके पास क्या है, ऐसे भी मान लो आरएनए इसके अंदर, तो ठीक है क्या, और इसके अंदर क्या है, डीएनए, ठीक है। अपन इसको ऐसे बना लेते हैं वायरस को थोड़ा सा, इसके पास तो आरएनए है और इसके पास डीएनए है, ठीक है। अब देखो जिसके पास डीएनए है इसमें जल्दी म्यूटेशन होगा या फिर इसमें जल्दी म्यूटेशन होगा? तो डीएनए के पास तो रिपेयर मैकेनिज्म बहुत अच्छा है ना, अगर म्यूटेशन आ गया कोई, ठीक है, तो वो रिपेयर कर लेगा, रिपेयर कर लेगा, तो रियलिटी में तो म्यूटेशन आ नहीं पाएगा, ठीक है। लेकिन जो अपना आरएनए है इसके पास रिपेयर मैकेनिज्म अच्छा नहीं है, नहीं है ना, अच्छा नहीं है। रिपेयर मैकेनिज्म अगर अच्छा नहीं है तो ये जल्दी म्यूटेट करेगा ना बच्चे। क्वेश्चन क्या था हमारा, कौन सा पैथोजेनिक वायरस जल्दी म्यूटेट करेगा, ठीक है, कौन सा, क्वेश्चन देखो एक बार ध्यान से, कौन सा पैथोजेनिक वायरस जल्दी म्यूटेट करेगा, बताओ, देख रहे हो सभी लोग क्वेश्चन, ठीक है। तो जिसके पास, अब अपना आंसर क्या होगा, आरएनए कंटेनिंग वायरस विल म्यूटेट फास्टर। ठीक है क्या, आरएनए कंटेनिंग जो वायरस होगा वो जल्दी म्यूटेट करेगा, ठीक है। सबको क्लियर है बात, क्लियर है क्या? अगले क्वेश्चन पे आ जाएं। अगला क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज ए लाइफ स्टाइल डिजीज, लिस्ट 2 लाइफ स्टाइल डिजीज, व्हाट इज देयर कॉजेटिव। देखो बच्चे लाइफ स्टाइल डिजीज क्या होती है समझो, लाइफ स्टाइल से समझ में क्या आ रहा है अपन को कि जो पर्सन है वो क्या तो खा रहा है, वो सही खा रहा है या फिर नहीं खा रहा, वो टाइमिंग से अपने मील्स ले रहा है या फिर नहीं ले रहा, ठीक है, मतलब उसके सोने का एक टाइमिंग है या नहीं है, उसकी जो लाइफ साइकिल की रिदम है वो मेंटेन है या नहीं है, ठीक है, वो अल्कोहल कंजप्शन बहुत ज़्यादा तो नहीं कर रहा, ठीक है, या फिर वो जो फूड खा रहा है वो बहुत ज़्यादा पॉइजनड है, सबको समझ आ रहा है, बहुत ज़्यादा पॉइजनड है या फिर एकदम फ्रेश खा रहा है, ठीक है। तो लाइफ स्टाइल पूरी डिपेंड कर रही है जैसी हमारी लाइफ है, डिपेंड्स, लाइफ स्टाइल डिजीज किस पे डिपेंड करेगी, डिपेंड ऑन रियल लाइफ स्टाइल, जो हमारी लाइफ स्टाइल चल रही है, ठीक है, जैसी हमारी जीविका चल रही है, ठीक है क्या।
अब देखो, पहली बात तो अगर एक पर्सन है, ठीक है, वो बहुत ज़्यादा खा रहा है लेकिन वो परफेक्ट अमाउंट में कैलोरीज बर्न नहीं कर रहा, समझ रहे हो? मतलब एक इंसान है बहुत ज़्यादा खाता ही खाता है, ठीक है, तो उसको पहली डिजीज़ तो कौन सी हो जाएगी? ओबेसिटी हो जाएगी, ठीक है क्या? मतलब वो काम तो करता है नहीं, खाता ही खाता रहता है, तो उसके अंदर मान लो, और उसका जो कंटेंट है ना खाने का, उसमें बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल है, कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा है, तो वो सारा फैट डिपोजिशन होगा, फैट डिपोजिशन हो गया, ट्राइग्लिसराइड की फॉर्म में डिपोजिशन होता जाएगा, ठीक है, तो उसको ओबेसिटी होगी। और जिस इंसान को ओबेसिटी होती है ना बच्चे, उसको हार्ट डिजीज होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, तो हार्ट डिजीज होने की संभावना रहेगी, तो दूसरी हम क्या लिख सकते हैं? कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने की संभावना इसको बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है क्या? कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेस होने की संभावना इसको बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है, ओबेसिटी एंड कार्डियोवैस्कुलर डिजीज होने की संभावना इसको बहुत ज़्यादा रहेगी, ठीक है। अगले आगे पढ़ते हैं, व्हाट इज देयर कॉजेटिव, इसका कॉजेटिव क्या है? तो क्या कॉजेटिव है? देखो, अगर एक पर्सन है, उसकी लाइफ स्टाइल बिगड़ी हुई है, पर्सन की जो लाइफ स्टाइल है ना, एक पर्सन है उसकी लाइफ स्टाइल मतलब डैमेज्ड है, सही नहीं है, उसकी लाइफ स्टाइल प्रॉपर नहीं है ना, अनप्रॉपर लाइफ स्टाइल है, ठीक है, तो उस केस में क्या होगा? पर्सन की लाइफ स्टाइल पे डिपेंड करता है, अगर उसकी लाइफ स्टाइल प्रॉपर है तो उसको लाइफ स्टाइल डिजीज होने की संभावना कम रहेगी। होगी क्या उसको लाइफ स्टाइल डिजीज? नहीं होगी, उसको संभावना ही नहीं है ना। अगर उसकी लाइफ स्टाइल इम्प्रॉपर है तो उसको लाइफ स्टाइल डिजीज होने की संभावना बढ़ेगी, ठीक है क्या? समझ रहे हो? क्लियर है ये बात? अगर पर्सन की पूरी चीज़ जो डिपेंड कर रही है यहाँ पे, पर्सन की लाइफ स्टाइल पे डिपेंड कर रही है कि उसकी साइकिल कैसी है, उसका सोने जगने का टाइम ठीक है या नहीं है, वो क्या खा रहा है, खाने में वो कितना अमाउंट फैट ले रहा है, कितना अमाउंट कार्ब्स ले रहा है, ठीक है, तो ये सारी चीज़ डिपेंड करेगी लाइफ स्टाइल डिजीज होगी या नहीं होगी पर्सन को, ठीक है क्या? दो लाइफ स्टाइल डिजीज के एग्जाम्पल याद करो, लाइफ ओबेसिटी, फिर कार्डियोवैस्कुलर में अगर आप और ज़्यादा एक्सप्लेन करके बताना चाहते हो तो इसके अंदर और एक्सप्लेन करके अपन बता सकते हैं कि कार्डियोवैस्कुलर डिजीज में और कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं, वो देखो। कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज में और कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं, सोचो एक बार, पढ़ा हुआ होगा थोड़ा तो बताओ, कार्डियोवैस्कुलर डिजीजेज में और कौन कौन सी डिजीजेज हो सकती हैं, बताओ बताओ बताओ, फटाफट बताओ, कौन कौन सी हो सकती है बच्चा? एक तो अपना बहुत इंपॉर्टेंट है मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, है क्या? मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, MI, मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन, ठीक है क्या? क्लियर है? मायोकार्डियल इन्फ्रेक्शन हो सकता है बच्चे को, डिजीज जिसको होगी, मतलब लाइफ स्टाइल डिजीज। एक अच्छा एग्जाम्पल हार्ट अटैक याद कर लो, एक अच्छा एग्जाम्पल हार्ट अटैक याद कर लो। बच्चे बोर्ड एग्जाम में ना मार्क्स लाना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पता है किस पे करता है? कि आप वहाँ पे टीचर के सामने रिप्रेजेंट कैसे कर रहे हो अपने आंसर को, समझ रहे हो? आप टीचर के सामने एक्सप्लेन करके कैसे बता रहे हो, ठीक है? तो आप ये ध्यान रखें जब आप क्वेश्चन लिखें एग्जाम में, किसी भी क्वेश्चन का यदि आप आंसर लिख रहे हैं, ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि हमारा रिप्रेजेंटेशन ऐसा होना चाहिए कि टीचर को ज़्यादा उसको रीड करने में ज़्यादा जोर ना लगाना पड़े, समझ रहे हो? कि कई बार चीज़ें ना अपन पैराग्राफ में लिखते जाते हैं, ठीक है, और सबसे ज़्यादा मार्क्स वो लोग ले जाते हैं जिनकी रिप्रेजेंटेशन अच्छी है, जबकि आप लोग भी बहुत कॉपियाँ भर के आते हो, ठीक है, तो रिप्रेजेंटेशन का बहुत ज़्यादा रोल है। आपको अगर कोई चीज़ आती है और आपको पता है कि आप इसको चार्ट की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई टेबल बना के रिप्रेजेंट कर सकते हो, कोई डायग्राम बना के रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है, तो ज़्यादा से ज़्यादा किसका यूज़ करना है आपको? जब आप बोर्ड एग्जाम की नोटबुक बना रहे हो तो ज़्यादा से ज़्यादा आपको चार्ट्स का यूज़ करना है, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा किसी टेबल का यूज़ करना है, ज़्यादा से ज़्यादा डायग्राम्स यूज़ करना है, ठीक है क्या? ठीक है क्या? है ना? और जो हेडिंग्स हैं उनको हाईलाइट्स करो, हेडिंग्स को क्या करना है? हाईलाइट करना है, इससे आपको मार्क्स बढ़िया मिलेंगे बच्चे। हाईलाइट द हेडिंग्स, ठीक है, इससे आपको मार्क्स बढ़िया मिलेंगे, ठीक है, तो ये अच्छे मार्क्स लाने की ट्रिक्स हैं। ये क्या है? अच्छे मार्क्स लाने की ट्रिक्स हैं कि चार्ट्स का यूज़ करो, टेबल्स का यूज़ करो, डायग्राम्स बनाओ, जो भी चीज़ें हैं ना ये करो, तभी जाके अच्छे मार्क्स आएंगे। पैराग्राफ में तुम लिखोगे उसका भी एक रोल है, लेकिन बच्चा अगर तुम ये चीज़ें काम में लोगे ना तो मार्क्स बढ़िया आएंगे तुम्हारे, एकदम बढ़िया।
फिर तुम सोचोगे यार इतना तो अच्छा अपन ने पढ़ा भी नहीं था जितने अच्छे अपने मार्क्स आ गए। ठीक है क्या? आगे बढ़े, आगे बढ़े बच्चा। व्हाई इज द यूज ऑफ कैनाबिनॉइड्स? बच्चा इस क्वेश्चन को पढ़ो एक बार और तुम बताओ इसका आंसर कमेंट्स में। इस क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर बताओ। टाइम दे रही हूँ तुम्हें, क्वेश्चन को पढ़ो और आंसर बताओ। बताओ फटाफट, सोचो क्या हो सकता है इसका आंसर। पढ़ लिया कि सबने? वाई इज द यूज ऑफ कैनाबिनोइड्स प्रोहिबिटेड इन गेम्स एंड स्पोर्ट? मतलब कैनाबिनोइड्स का यूज, ये ड्रग्स हैं, पहली बात तो ये तुम्हें पता होगी। गेम्स और स्पोर्ट्स में क्यों मना कर दिया? देखो होता क्या है मैं तुम्हें बताती हूँ। जब अपने स्पोर्ट्स पर्सन होते हैं ना, वो अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए क्या लेते हैं? ड्रग्स लेते हैं। ठीक है, स्पोर्ट्स पर्सन क्या करते हैं? स्पोर्ट्स पर्सन क्या करते हैं? अपनी परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने के लिए ड्रग्स लेंगे। ठीक है, ड्रग्स लेंगे। उन ड्रग्स में क्या होता है? बहुत तरीके के ड्रग्स आते हैं। उनका एक एग्जांपल मान लो कैनाबिनोइड्स है। ठीक है, उनका एक एग्जांपल क्या है? कैनाबिनोइड्स है। अब होता क्या है इससे? बताओ, ले क्यों रहे हैं? ले क्यों रहे हैं? बताओ, तुम बताओ क्यों ले रहे हैं? बताओ क्यों ले रहे हैं? बच्चा इसको लेने का एक ही रीजन है, टू इंक्रीज द परफॉर्मेंस, टू इंक्रीज परफॉर्मेंस। एनर्जी इंक्रीज करने के लिए, एनर्जी इंक्रीज करने के लिए। ठीक है क्या? क्या इंक्रीज करने के लिए? परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए और एनर्जी इंक्रीज करने के लिए। अब एक बात बताओ कि स्पोर्ट्स पर्सन यदि कैनाबिनोइड्स ले रहे हैं तो उसका अफेक्ट क्या आएगा? देखो ये सबने नोट डाउन कर लिया। ठीक है क्या? अगला देखते हैं, मतलब दोबारा देखते हैं क्वेश्चन को। प्रोहिबिट मतलब होता है बंद करना। ये बंद क्यों करा गया है? इसका निषेध क्यों करना है हमें? क्यों इसका निषेध किया गया है? इसका निषेध क्यों किया गया है? इसका देखो पूरा क्वेश्चन देखते हैं। प्रोहिबिट मतलब इसका निषेध क्यों किया गया है? बताओ। इसलिए किया गया है बच्चे कैनाबिनोइड्स का, इसका जो निषेध के जो दो रीजन है। पहली बात तो ये कि इससे क्या होगा, उनके ऊपर बहुत ज़्यादा एडवर्स अफेक्ट आएगा, बहुत ज़्यादा गलत अफेक्ट आएगा उनकी बॉडी पे, बहुत ज़्यादा गलत अफेक्ट आएगा। ठीक है, क्योंकि तुम खुद सोचो यार, यदि हम नेचर की किसी चीज़ को छेड़ेंगे, नेचर ने हर चीज़ की एक टाइम डिसाइड करी हुई है कि ये चीज़ इतने दिनों में होनी चाहिए, ये चीज़ इतने दिनों में है ना? जैसे अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, उसकी लाइफ साइकिल अलग है। ठीक है, ह्यूमन की लाइफ साइकिल अलग है, लाइफ स्पैन जिसे बोलते हैं अपन, ह्यूमन की है एवरेज जो भी है 70 to 80 है। ठीक है, अपने गाय की अलग होती है। ठीक है, और जानवरों की अलग अलग है, पक्षियों की अलग है, लाइफ स्पैन अलग है ना। तो नेचर की अगर चीज़ों से अपन छेड़छाड़ करेंगे तो वो चीज़ वैसे तो होगी नहीं, ये बात तो है, कहीं ना कहीं तो उसके बुरे इफेक्ट आएंगे, बुरे प्रभाव आएंगे। ठीक है क्या? एडवर्स इफेक्ट मतलब बुरे प्रभाव। एडवर्स इफेक्ट मतलब बुरे प्रभाव। ठीक है, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो बच्चा अगर हम नेचर की किसी चीज़ को छेड़ेंगे तो एडवर्स इफेक्ट तो आएंगे ही। ठीक है, तो अगर स्पोर्ट पर्सन कोई ना कोई ड्रग लेके उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है, उनके कुछ हार्मोन ऐसे डेवलप कर रहे हैं जिनसे उनकी परफॉर्मेंस इंक्रीज तो हो रही है, लेकिन उनके जो सिस्टम है ना अंदर के, जो समझ रहे हो, जो उनके अंदर के रेस्पिरेटरी सिस्टम है, जो भी उसका अपना रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ठीक है, अपना डाइजेस्टिव सिस्टम है, अपना जीआईटी, वो सारा एरिया खराब हो रहा है। वो कहीं ना कहीं जाके वो जो ड्रग्स है ना, वो हार्मफुल है हमारे इंटरनल सिस्टम के लिए। वो किसके लिए हार्मफुल है? हमारे इंटरनल सिस्टम के लिए, हार्मफुल टू इंटरनल सिस्टम। ठीक है, यही इसका रीजन है कि इनको निषेध कराया गया है, हार्मफुल टू इंटरनल सिस्टम। ये बात समझ में आ रही है? इंटरनल सिस्टम के लिए हार्मफुल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे बच्चे। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एमआरआई एंड सीटी? बच्चा ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है और अच्छा भी है, बढ़िया। देखो पहले तो इनकी फुल फॉर्म देख लेते हैं, एमआरआई की क्या फुल फॉर्म है, क्या है बताओ, लिखते जाओ कमेंट्स में, लिखते जाओ। चलो मैं नहीं लिख रही, तुम लिखो।
कमेंट्स में लिखो, मैं देख रही हूँ क्या है इसकी फुल फॉर्म, बताओ बताओ। लिख दिया क्या सबने? मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग। दूसरा क्या है? सीटी, कंप्यूटेड टोमोग्राफी। ठीक है क्या? समझ में आ रहा है सबको? बच्चा एक बात बताओ, पहले बात तो ये फुल फॉर्म हो गई। अब ये बोल रहा है वेयर आर दे यूज्ड, इनको कहाँ यूज में लिया जाता है, स्टेट द डिफरेंस बिटवीन देम। देखो बच्चा, एमआरआई और सीटी क्या करने में, कैंसर के डायग्नोसिस में काम आता है, ठीक है क्या, समझ रहे हो, और भी चीज़ों में आता है। अंदर कुछ ऐसा हो गया, कोई अपना जो ऑर्गन है, ठीक है, उसके अंदर अपन को पता नहीं लग पा रहा कि वहाँ पे कुछ गड़बड़ है, ठीक है, तो अपन इनका काम में लेंगे। अब इनका काम कैसे होगा वो देखो, मैग्नेटिक रेजोनेंस जो इमेजिंग है ना, एमआरआई है, उसके अंदर क्या काम में लेते हैं हम, एमआरआई के अंदर हम क्या काम में लेते हैं बच्चा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स। क्या काम में लेंगे? स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है, क्या काम में लेंगे बच्चा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड्स, ठीक है क्या। एमआरआई के अंदर सीटी, समझ रहे हो, सीटी कंप्यूटेड टोमोग्राफी, इसके अंदर अपन बनाते हैं 3D इमेजेस, ठीक है। कैसे बनाएंगे बच्चा 3D इमेज अंदर की, अंदर के ऑर्गन्स की, क्या यूज लेंगे, एक्सरेज यूज में लेंगे, ठीक है क्या, क्या यूज में लेंगे बच्चा, एक्सरेज यूज में लेंगे, ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? बताओ कमेंट्स में बताओ, कैसे काम में लेंगे, एमआरआई को कैसे काम में लेंगे, सीटी को कैसे काम में लेंगे। देखो ये दोनों ही किस में काम आएंगे, डायग्नोसिस ऑफ डिजीज में। डायग्नोसिस ऑफ डिजीज में काम आएंगे क्या बच्चे, ये डायग्नोसिस ऑफ डिजीज में काम आएंगे, बीमारियों के डायग्नोसिस में, ठीक है। अब देखो जो एमआरआई है उसमें हमने स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड काम में लिया है, और सीटी में एक्सरेज के द्वारा 3D इमेज बना रहे हैं, ठीक है। देखो एक बात देखो, जो अपना एमआरआई है ना, लेकिन इसके कुछ एडवर्स इफेक्ट होते हैं। क्या एडवर्स इफेक्ट होते हैं कि जो मैग्नेटिक फील्ड हम काम में ले रहे हैं, बॉडी के अंदर यदि किसी पर्सन के अंदर मान लो मेटल का कोई इम्प्लांट है, ठीक है, मान लो किसी पर्सन के अंदर मेटल इम्प्लांट है, ठीक है, कोई भी मेटल इम्प्लांट उसने कराया हुआ है, या फिर उसने मान लो पेसमेकर डलवाया हुआ है, आर्टिफिशियल पेसमेकर डलवाया हुआ है, ठीक है, या फिर उसने आर्टिफिशियल पेसमेकर डलवाया हुआ है, क्या डलवाया हुआ है उसने, आर्टिफिशियल पेसमेकर डलवाया हुआ है मान लो, ठीक है क्या। तो जो मैग्नेटिक फील्ड्स हैं उससे मेटल तो अफेक्ट होगा ना, अगर मैग्नेटिक फील्ड्स जाएगी बॉडी में तो मेटल को तो अफेक्ट करेगी ना बच्चे, करेगी नहीं करेगी, करेगी, तो उस पर्सन पे हार्मफुल इफेक्ट आएंगे ना, ऐसे पर्सन्स के लिए हार्मफुल इफेक्ट आएंगे ना। जिनके अंदर ये होगा आएगी या फिर नहीं आएगी हार्मफुल इफेक्ट, बताओ आएंगे ना। अगर मेटल इम्प्लांट और आर्टिफिशियल पेसमेकर ऐसे इंसान के अंदर हम लोग एमआरआई काम में ले लेंगे तो हार्मफुल इफेक्ट तो आएंगे ना बच्चे, आएंगे नहीं आएंगे, बताओ सोचो, सोच के देखो कि जो मैग्नेटिक रेज हैं वो मेटल को छेड़ेंगी कि नहीं छेड़ेंगी, बताओ। मेटल को तो छेड़ेंगी ना मैग्नेटिक रेज, छेड़ेगी नहीं छेड़ेगी, बताओ। मैग्नेटिक रेज मेटल को तो छेड़ेगी एकदम, हाँ छेड़ेगी मैग्नेटिक रेज तो, सही है क्या, क्लियर है सबको। अगले क्वेश्चन पे आए, अगला क्वेश्चन क्या है अपना, विच प्लांट इल्ड्स कैनाबिनोइड्स, किस प्लांट से हमें कैनाबिनोइड्स मिलते हैं। बच्चा पहले तो उस प्लांट का नाम याद कर लो, ये तो बहुत इजी है, कैनाबिस सटाइवा, तुम्हारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है, ठीक है क्या, कैनाबिस सटाइवा, ठीक है क्या, क्लियर है। लिस्ट एनी 2 कैनाबिनोइड्स, आगे क्या बोल रहा है, नेम द पार्ट ऑफ द बॉडी दैट इज अफेक्टेड बाय इट्स कंजप्शन। बच्चा कैनाबिनोइड्स अगर हम लेंगे तो क्या क्या अफेक्ट होगा, अपना कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अफेक्ट होगा नहीं होगा, बताओ। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम अफेक्ट होगा या नहीं होगा कैनाबिनोइड्स। बच्चा कैनाबिनोइड्स रिसेप्टर ब्रेन में भी होते हैं, तो न्यूरो सिस्टम को अफेक्ट करेगा नहीं करेगा, ये न्यूरो सिस्टम को भी करेगा। एक लेवल पे
कार्डियोवैस्कुलर को भी करेगा, न्यूरो सिस्टम को भी करेगा, क्योंकि इसके रिसेप्टर्स तो ब्रेन में भी हैं। ठीक है, क्या क्या बोल रहा है? अब तुम्हें पता होगा कि जो अपने कैनाबिनॉइड्स हैं, कितने तरीके के कैनाबिनॉइड्स होते हैं अपने, बताओ। अपना एक तो होता है अपने ओपिएट्स, जिसके अंदर अपने स्मैक आते हैं, ठीक है। अपना जो कैनाबिनॉइड्स है उसके अंदर अपन को पता है ना 3-4 कैटेगरी आती है, मैरिजुआना, चरस, गांजा, ये सब आती है ना, मैरिजुआना, चरस, गांजा, ये सब। तो वो कैसे बनता है बताओ? अलग अलग उसमें अपन अलग अलग प्रोपोर्शन में जब लेते हैं ना, उस प्लांट की जो भी चीज़ें अपन मान लो इन्फ्लोरेसेंस काम में ले रहे हैं, इन्फ्लोरेसेंस काम में ले रहे हैं कैनाबिस सटाइवा की, ठीक है। मान लो हमने इसकी लीव्स काम में ले ली, मान लो हमने इसकी रेजिन्स काम में ले ली, ठीक है। तो अलग अलग प्रोपोर्शन में जब हम काम में लेंगे ना, अलग अलग प्रोपोर्शन में, तो हमें डिफरेंट डिफरेंट चीज़ें मिलेगी। क्या क्या मिलेगी हमको? मैरिजुआना हम ले सकते हैं, चरस, गांजा, डिफरेंट टाइप के प्रोडक्ट्स बना सकते हैं, ठीक है क्या। तो इसने 2 कैनाबिनॉइड्स की बोली है, तो अपन 2 कैनाबिनॉइड्स क्या बता देंगे? मैरिजुआना, चरस, गांजा में से कोई भी बता देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए बच्चे। व्हाट इज टाइफाइड? टाइफाइड क्या है? लिस्ट आउट द सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। पहली बात तो टाइफाइड कॉज कौन करता है बताओ? पैथोजेनिक जो बैक्टीरियम है उसका नाम क्या है? पैथोजेनिक बैक्टीरियम का नाम क्या है बताओ? पैथोजेनिक बैक्टीरियम का नाम क्या है? उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है क्या। उसका नाम है सैल्मोनेला टाइफी, ठीक है। अच्छा, ठीक है। इसको प्रूव करने के लिए अपन टेस्ट कौन सा करते हैं? विडाल टेस्ट करते हैं ना। कौन सा टेस्ट करते हैं बच्चे? विडाल टेस्ट करते हैं अपन इसको प्रूव करने के लिए, क्योंकि जो टाइफाइड डिजीज है उसका अपन ने पहले पैथोजेनिक बैक्टीरियम देख लिया, अब उनका टेस्ट देख लेते हैं। विडाल टेस्ट, ठीक है क्या। कौन सा टेस्ट करेंगे बच्चा? विडाल टेस्ट करेंगे। लिस्ट आउट द सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। बच्चा सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड, वेट लॉस होगा पर्सन का, ठीक है, वेट लॉस होगा, हेडेक रहेगा उसे, ठीक है, और उसको लॉस ऑफ एपेटाइट। लॉस ऑफ एपेटाइट का मतलब होगा भूख ना लगना, ठीक है। कुछ मेजर सिम्टम्स होते हैं, वेट लॉस होना, भूख ना लगना, ठीक है, हेडेक रहना, ठीक है। वेट लॉस होगा तो बॉडी पेन भी रहेगा, ठीक है। तो ये सारे कुछ मेन सिम्टम्स हैं, बॉडी एक्ने। तो टाइफाइड मेन चीज अपन को इसकी याद रखनी है, पैथोजेनिक बैक्टीरियम क्या है, टेस्ट कौन सा करते हैं, और इसके 2-3 सिम्टम, ठीक है क्या। आगे बढ़े क्या बच्चा? आगे बढ़े। व्हाट हाउ इज एक्टिव इम्यूनिटी डिफरेंट फ्रॉम पैसिव इम्यूनिटी? एक्टिव इम्यूनिटी डिफरेंट होती है कैसे पैसिव से? देखो बच्चा, जो अपनी एक्टिव इम्यूनिटी है वो डेवलप कैसे होती है बताओ? एक्टिव इम्यूनिटी अपनी डेवलप होगी जब कोई एंटीजन डायरेक्टली हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा और हमारी बॉडी उसके प्रति एंटीबॉडीज बनाएगी, ठीक है। तो जब नेक्स्ट टाइम दोबारा वही सेम एंटीजन हमारी बॉडी के कांटेक्ट में आएगा तो हमारी बॉडी रिस्पॉन्स थोड़ा जल्दी देगी, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम जो रिस्पॉन्स आएगा ना, समझ रहे हो, जब एक्टिव इम्यूनिटी है और जब एक्टिव इम्यूनिटी के दौरान फर्स्ट टाइम जो रिस्पॉन्स आएगा ना, फर्स्ट टाइम जो रिस्पॉन्स आएगा वो स्लो आएगा फर्स्ट टाइम। अगर यदि वो सेकेंड टाइम दोबारा सेम बैक्टीरिया आया तो अब की बार रिस्पॉन्स कैसा आएगा? फास्ट आएगा। तो पहली बात तो एक्टिव इम्यूनिटी डायरेक्ट एंटीजन के कांटेक्ट में आने से हो रही है। पैसिव इम्यूनिटी हम कैसे देखेंगे बच्चा? पैसिव इम्यूनिटी का मतलब है, समझ रहे हो, पैसिव इम्यूनिटी उसके एग्जाम्पल अपन ने क्या याद किए थे बताओ? जब अपन को एंटीबॉडीज डायरेक्टली दे दी जा रही है, ठीक है। उसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल अपन ने याद किया था कि जो मदर्स का जो मिल्क है, मदर का जो मिल्क है उसमें आईजी एंटीबॉडीज होती हैं या नहीं होती? किसका एग्जाम्पल है वो? पैसिव इम्यूनिटी का एग्जाम्पल है क्या? आईजी एंटीबॉडी। मतलब यहाँ पे हम एंटीबॉडीज डायरेक्टली दे रहे हैं और इम्यूनिटी डेवलप करा रहे हैं, जबकि एक्टिव इम्यूनिटी में अपनी जो बॉडी है उसको मेहनत करनी पड़ रही है और पर्टिकुलर एंटीजन के लिए वो एंटीबॉडीज डेवलप कर रही है, समझ रहे हो। पर्टिकुलर एक एंटीजन है उसके लिए उसने एक एंटीबॉडी डेवलप कर दी, दूसरा एंटीजन है उसके लिए उसने दूसरी एंटीबॉडी डेवलप करी, समझ रहे हो क्या? ठीक है, ये इसका डिफरेंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाई इज द यूज ऑफ कैनाबिनॉइड्स
प्रोहिबिटेड इन गेम्स एंड स्पोर्ट। बच्चा एक क्वेश्चन रिपीट हुआ है, जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि कैनाबिनॉइड्स का जो यूज़ है गेम्स और स्पोर्ट में क्यों निषेध कर रखा है, क्यों बंद कर रखा है। अब की बार तुम कमेंट्स में बताओ, सेम क्वेश्चन है, कराया हुआ है, कमेंट्स में बताओ, बताओ फटाफट बताओ क्यों इनका निषेध किया हुआ है, बताओ क्या है इसका आंसर, कमेंट्स में आंसर दो। आ जाए क्या दोबारा अगले क्वेश्चन पे, समझ में आ गया मतलब तुम सबको। हाउ इज बिनाइन ट्यूमर डिफरेंट फ्रॉम द मैलिग्नेंट ट्यूमर। बच्चे बिनाइन ट्यूमर कैसे डिफरेंट है मैलिग्नेंट ट्यूमर से। देखो तुम्हें अच्छे से पता होगा कि जो अपना बिनाइन ट्यूमर है ना, वो उतना ज़्यादा इन्वेसिव नहीं होता, मतलब उतना ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है जितना ज़्यादा मैलिग्नेंट ट्यूमर है। क्यों, देखो पहली बात तो इसका डिफरेंस अपन ऐड करके देखते हैं बच्चा। देखो जो अपना बिनाइन ट्यूमर है ना बच्चा, डिफरेंस वाले अगर क्वेश्चन आए ना तो बोर्ड एग्जाम में हमेशा ना 2 टेबल बना के ऐसे करके आना, डिफरेंस करके, अच्छे मार्क्स मिलते हैं, बढ़िया एकदम। पहली बात तो बिनाइन ट्यूमर मेटास्टेटाइज नहीं करता। मेटास्टेटाइज क्या होता है, मेटास्टेटाइज क्या होता है, डू नॉट, दिख रहा है क्या, क्लियर है क्या, नहीं है क्लियर, मेटास्टेटाइज, ठीक है। जबकि मैलिग्नेंट ट्यूमर मेटास्टेटाइज करेगा, डू मेटास्टेटाइज, ठीक है, समझ रहे हो। मेटास्टेटाइज का मतलब है ये एक जगह से दूसरी जगह चले जाएगा, ये वाला एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाएगा, बिनाइन वाला। दूसरा डिफरेंस देखते हैं बच्चा, जो अपना बिनाइन ट्यूमर है ना वो स्लो ग्रोइंग होता है, धीरे धीरे ग्रो करेगा। कैसा होता है, स्लो ग्रोइंग होता है, धीरे धीरे ग्रो करेगा। जो अपना मैलिग्नेंट ट्यूमर है बच्चा वो फास्ट ग्रो करता है। कैसे ग्रो करता है बच्चे, फास्ट ग्रो करता है, फास्ट ग्रोइंग होता है, ठीक है क्या, कैसे ग्रो होता है बच्चे, ये फास्ट ग्रो होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है यहाँ तक सबको, बताओ क्लियर है, एकदम क्लियर है क्या सबको। थर्ड ऑप्शन पे आ जाए, थर्ड पॉइंट क्या लिखेंगे हम इसका, बच्चा इस ट्यूमर को सर्जरी के बाद रिकरेंस होने की बहुत ज़्यादा संभावना है। रिकरेंस का मतलब समझते हो, रिकरेंस, हाँ मैलिग्नेंट ट्यूमर की है बच्चा, बिनाइन ट्यूमर की नहीं है। डू नॉट रिकर आफ्टर सर्जरी। अगर सर्जरी करके हमने, मान लो सर्जरी करके हमने उस पार्ट को हटा दिया जहाँ पे बिनाइन ट्यूमर था, तो ये रिकर नहीं होगा, ठीक है, मतलब रिकर मतलब दोबारा आना, समझ रहे हो, ये वाला रिकरेंस होने की संभावना है, रिकरेंस आफ्टर सर्जरी। सर्जरी के बाद भी वापस आ सकता है क्योंकि ये तो मेटास्टेटाइज हो जाता है ना, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो जाता है, ठीक है, तो रिकरेंस आफ्टर सर्जरी, ठीक है। एक और डिफरेंस इसका देखो, क्या डिफरेंस लिखेंगे, चौथा डिफरेंस क्या लिखेंगे बच्चे, चौथा डिफरेंस ये लिखेंगे कि जो हमारा बिनाइन ट्यूमर है वो ज़्यादा मतलब इन्वेसिव नहीं है, ठीक है, डू नॉट इन्वेसिव, इन्वेसिव मतलब ज़्यादा हमारे लिए नुकसानदायक नहीं है, ठीक है, उस पार्ट को हटा देंगे तो हमारा मामला खत्म है। एक बार मतलब बिनाइन ट्यूमर जहाँ पे है उस पार्ट को सर्जरी करके हटा दिया तो अब मामला खत्म है, वो और चीज़ों को नहीं छेड़ेगा। मैलिग्नेंट जो ट्यूमर है वो बहुत ज़्यादा इन्वेसिव है, मैलिग्नेंट जो अपना ट्यूमर है वो बहुत ज़्यादा इन्वेसिव है, मोर इन्वेसिव है कि नहीं है, मोर इन्वेसिव है, मैलिग्नेंट ट्यूमर अपना मोर इन्वेसिव है और वो वाला इतना ज़्यादा इन्वेसिव नहीं है, ठीक है क्या, समझ में आ रहा है सबको। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आए क्या बच्चे, अपने ये अपने सारे क्वेश्चन पूरे हो गए, ठीक है क्या, देखते रहो अपना क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अपना था जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, बच्चे इसको बोनस क्वेश्चन मान के चलो, ये क्वेश्चन अगर आ गया ना तो बढ़िया मार्क्स मिलेंगे। सारे डिफरेंस लिख के आ जाना तुम लोग, एक्सप्लेन करके लिख के आ जाना इनको, ये अपना बोनस क्वेश्चन टाइप में है, समझ रहे हो। जो डिफरेंस वाले क्वेश्चन होते हैं अपने बोनस क्वेश्चन होते हैं क्योंकि इसके अंदर अपन जब डिफरेंस करके आंसर लिखते हैं ना
तो बच्चा आंसर जो अपने मार्क्स मिलने की जो संभावना है बहुत अच्छी रहती है, समझ रहे हो। तो ये बोनस क्वेश्चन है तुम्हारा, बाकी तुम्हारे सारे क्वेश्चन एक बार देख लो, सब क्लियर कर लिए अपन ने। ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था, अब सबको समझ में आ गया होगा कि कैनोबिनॉइड्स का यूज़ क्यों प्रोहिबिट किया जाता है, क्योंकि ये हमारे ऊपर एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है, स्पोर्ट्स पर्सन पे एडवर्स इफेक्ट डाल रहा है। भले ही वो परफॉर्मेंस को इंक्रीज कर दे, लेकिन वो एडवर्स इफेक्ट डालते हैं, ठीक है। तो अपने सारे क्वेश्चन हो गए क्या, सारे क्वेश्चन देख लिए। तो बच्चा ऐसे ही पढ़ाई करते रहो बढ़िया से, ठीक है। और जितना ज़्यादा पढ़ोगे ना बच्चे, उतने बढ़िया मार्क्स आएंगे। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है बच्चा स्मार्ट वर्क, ठीक है। तुम कॉपियाँ कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हो, ठीक है, समझ में तुम्हें कितना आ रहा है, ठीक है क्या, अपन लिख कैसे आ रहे हैं, उसको लिख के कैसे आ रहे हैं, एक्सप्लेन करके लिख के आ रहे हैं, डायग्राम बना के, चार्ट बना के, टाइम टेबल पूरा ऐसे कि भाई ये चीज़ है, जो भी है हमारा, मान लो कोई क्वेश्चन है डिफरेंस वाला, तो हमने ऐसे डिफरेंस करके लिख दिया, ठीक है। हमको पता है किसी क्वेश्चन का आंसर हम डायग्राम बना के दे सकते हैं, तो हमने वहाँ पे डायग्राम बना दिया, ठीक है क्या। तो अपन इस तरीके से क्या करते हैं, अच्छे से लिख के आएंगे ना बच्चे, तो बढ़िया मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो आप लोग ऐसे पढ़ाई करते रहो। आई होप आपको आज की क्लास बढ़िया लगी होगी, ठीक है। और इसका पार्ट 1 भी तुम्हारे यूट्यूब चैनल पे अपलोड हो जाएगा, उसको देख लेना और ऐसे पढ़ते रहो। कल अपन इसकी इंपॉर्टेंट ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज की इंपॉर्टेंट साइकिल्स डिस्कस करेंगे, ठीक है, और ड्रग्स वाला पार्ट भी डिस्कस करेंगे, ठीक है, और क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे, ठीक है बच्चा पार्टी। तो बढ़िया से रहो और अच्छे से पढ़ाई करते रहो, मिलते हैं अपन लोग कल, ठीक है।